Hello everyone. So here I am starting the new topic. So see, in the last video I have explained to you up to bloodless revolution which was started by Vinoba Bhave. So today I will teach you about the contribution of the agriculture to the national economy, employment and output. यानी कि एग्रीकल्चर का हमारे नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है वो हम पढ़ेंगे. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. मतलब इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है, क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि नियरली 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर देयर लाइवलीहुड. अब देखो यहाँ पे क्या है, द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज़ अ मैटर ऑफ द सीरियस कंसर्न, because any decline and stagnation in the agriculture will lead to decline in other sphere of the economy having wider implications for society. यानी कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का डिक्लाइन होता है तो एट द सेम टाइम कि वो अदर सेक्टर्स में भी डिक्लाइन शुरू हो जाएगा. तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है. अब गवर्नमेंट ने क्या किया है इससे आगे बढ़ने के लिए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड द कंसर्न्ड एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर. अब क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मॉडर्नाइज नहीं करते हो तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा, है ना. क्योंकि लैंड जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे डिवीजन हो जाता है लैंड का एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में. देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR. ये कहाँ पे है, ये न्यू दिल्ली में है ना. तो ये रिसर्च करता है कहाँ पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये 1 नंबर में आ सकता है. देन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया, वेटरनरी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट वर गिवन द प्रायोरिटी फॉर द इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर. यानी कि ये सारे वो मेथड्स हैं जिनकी वजह से कि एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट हो सकता है. तो ये सारे स्टेप्स किसने उठाए, इंडियन गवर्नमेंट ने उठाए. अभी नेक्स्ट है, टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज फ्रॉम द इंटरनेशनल कंपटीशन. अच्छा, इंटरनेशनल कंपटीशन भी बढ़ चुका है, क्योंकि मार्केट में देखो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और सभी कंट्रीज़ चाहती हैं कि मेरा प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम सेल हो. तो इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपटीशन बहुत इंक्रीज़ हो गया है. आर गवर्नमेंट इज़ गोइंग अहेड विद द रिडक्शन इन दी पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर. और एट द सेम टाइम हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट है ना. तो गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट होता है एग्रीकल्चर में वो रिड्यूस हो गया था. एंड सब्सिडी ऑन दी फर्टिलाइज़र इज़ डिक्रीज्ड लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और सब्सिडी जो मिलती है फार्मर्स को, वो भी क्या हुआ, धीरे धीरे रिड्यूस होने लग गई. फिर नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है. ये इकोनॉमिक्स में भी आता है कि फूड सिक्योरिटी क्या है. आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. फूड सिक्योरिटी क्या होता है, देखो कोई भी कंट्री है, उस कंट्री के एवरी सिटीज़न को, हर एक सिटीज़न को क्या मिलना चाहिए, फूड. तो फूड सप्लाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी देखो, एवरी सिटीज़न ऑफ द कंट्री शुड हैव एक्सेस टू फूड विच प्रोवाइड्स मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल. अभी क्या होता है कि देखो इतना फूड तो एटलीस्ट मिलना चाहिए उस कंट्री के सिटीजन्स को, जैसे कि मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल उसको मिल जाए ताकि वो थोड़ा बहुत हेल्दी रह सके. तो इन ऑर्डर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, आवर गवर्नमेंट केयरफुली डिज़ाइंड अ नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम. ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम हमारी गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया, डिज़ाइन किया. उसके 2 कंपोनेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम के. तो फर्स्ट है बफर स्टॉक और सेकंड है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. यानी कि अगर मान लो कि अगर बम्पर स्टॉक हुआ है ना, बम्पर प्रोडक्शन हुआ है किसी भी क्रॉप का, तो गवर्नमेंट उस प्रोडक्शन को ख़रीद लेती है और उसके बाद में उसका बफर स्टॉक कर लेती है. और जब भी रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कहीं पे फ्लड आ गई या ड्रॉट हो गया और वहाँ पर अगर पावर्टी वगैरह है, तो वहाँ क्या होगा, ये फूड जो है वहाँ पे अवेलेबल करवाएंगे उन लोगों को, है ना. फिर नेक्स्ट है PDS, है ना. ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी आपका वही है कि व्हाट इज़ PDS, और यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर भी है. सो PDS इज़ अ प्रोग्राम. PDS क्या है, इट इज़ अ प्रोग्राम
which provides food, grains and other essential commodities at subsidized prices in the rural and urban areas। यानी कि रूरल एंड अर्बन एरियाज़ को वो लोग जो कि पुअर होते हैं उनको मिनिमम प्राइस पे वो फूड या वो क्रॉप्स जो है वो अवेलेबल हो जाती है। जैसे आपने राशन शॉप सुना होगा, है ना, राशन शॉप होती है या फिर उपभोक्ता थोक भंडार जो होता है, तो ये सब उसी में आते हैं ना। इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी पॉलिसी हैज़ अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आपसे ये पूछ लें कि इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो क्या है, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपल एट एन एफोर्डेबल प्राइस, यानी कि कॉमन पीपल जो पुअर पीपल होते हैं उनको एफोर्डेबल प्राइस पे उनको खाना अवेलेबल हो जाए, यही पीडीएस का या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फूड सिक्योरिटी पॉलिसी का। द फोकस ऑफ द पॉलिसी इज़ ऑन द ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब फोकस क्या है पॉलिसी का कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होना चाहिए। फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस, यानी कि फार्मर से जिस प्राइस पे आप खरीदने वाले हैं क्रॉप वो फिक्स होना चाहिए। और किसके लिए, बेसिकली किसके लिए, वीट एंड राइस के लिए, है ना, टू मेंटेन देयर स्टॉक। ना फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं एग्जाम में कि एफसीआई का फुल फॉर्म क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरिंग एंड स्टॉकिंग द फूड ग्रेन्स। डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इंश्योर्ड बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी खरीदने का काम किसका है, अगर बम्पर स्टॉक है या एक्सेसिव अगर क्रॉप है तो खरीदने का काम किसका है, एफसीआई का, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किस में आएगा, पीडीएस सिस्टम में आएगा। नो एमएसपी क्या होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो वाली प्राइस है जिससे कि जिस प्राइस पर गवर्नमेंट एक फिक्स प्राइस रख देती है और उसी प्राइस पे फिर वो फार्मर से क्रॉप्स खरीदती है, तो उसको एमएसपी कहते हैं। The FCI procure food grains from the farmers at the government announced minimum support price, यानी कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि वो गवर्नमेंट इतना पैसा उसको फार्मर को ज़रूर देगी ना। एक्सेसिव, अब कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, है ना। अब प्रॉब्लम्स क्या है कि सपोज देखो अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, क्योंकि लैंड तो इंक्रीज़ हो नहीं रहा है, लैंड तो फिक्स है, लेकिन उस सेम लैंड पे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स भी उठाए गवर्नमेंट ने। तो वो क्या था, वो था ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s में इंट्रोड्यूस हुआ था और उसमें क्या था कि HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, है ना, देन केमिकल फर्टिलाइज़र्स वगैरह सब ये यूज़ हुए थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अच्छा ये कहाँ पे बेसिकली इरिगेशन डिमांड करता है, जो HYV सीड्स होते हैं उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, उसके लिए इरिगेशन की बहुत ही मेजर डिमांड थी। तो ज़्यादा इरिगेशन होने से या ज़्यादा पानी डालने से, फील्ड में ज़्यादा पानी डालने से क्या होगा, वाटर लॉगिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी भी लूज़ होने लग जाएगी और उस पर सैलिनिटी और एल्केलाइनिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। तो यही होगा यहाँ पे भी। एक्सेसिव एंड इम्प्रूडेंट यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड वाटर हैज़ लेड टू वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी एंड डिप्लेशन ऑफ इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम अराइज हुई थी। तो आपसे प्रॉब्लम भी पूछ ले एग्जाम में, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये वाली बतानी है। नेक्स्ट क्या है, वीट एंड पैडी क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन मोर फॉर द एमएसपी दे गेट। मतलब एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट किस पे अच्छा देती थी, वीट एंड राइस पर। तो फार्मर्स ने क्या किया, इन दोनों को ग्रो करना ज़्यादा शुरू कर दिया। दिस हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड अ सीरियस इम्बैलेंस इन द इंटर क्रॉप पैरिटीज़, यानी कि अब फार्मर्स ने क्या किया, दूसरे क्रॉप्स को ग्रो करना कम कर दिया और वीट और राइस को ज़्यादा ग्रो करने लगे थे क्योंकि उस पर एमएसपी बहुत अच्छा मिलता था उनको। द कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, है ना, कि कंज्यूमर्स जो हैं वो, या फिर ये पूछे बीपीएल क्या है और एपीएल क्या है, या 2 टाइप्स के राशन कार्ड पूछ लिए थे। तो बीपीएल क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो लोग जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, बहुत ज़्यादा गरीब है, उनको बोला है बीपीएल। और एपीएल कौन होता है, अबव पॉवर्टी लाइन। तो ये 2 टाइप्स के राशन कार्ड से इंडिया में चलते हैं। और आपसे पूछ ले कि कंज्यूमर्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं या 2 टाइप्स के राशन कार्ड्स कौन से होते हैं, तो आप लिखोगे एपीएल एंड बीपीएल। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट देखो, क्रिएशन ऑफ द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा में ऑल्सो अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन दी एग्रीकल्चर। अब यहाँ से क्या मैथड शुरू हो रहे हैं कि हम क्या करें कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो,
या ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिजनेस पर्सन्स वगैरह आएँ, तो इसके लिए क्या होगा, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। कौन सा, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देनी पड़ेगी, है ना, तभी वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा। नाउ द फोकस ऑन द इंक्रीजिंग फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन which should be on the sustainable basis and also free trade in the grains will create massive employment and reduce poverty in the rural areas। तो कहीं ना कहीं पे लायबिलिटी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, तभी क्या होगा, मैक्सिमम लोग उसमें अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। अभी देखो यहाँ से फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है ना, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको मालूम होने ज़रूरी है। या तो आपको एग्ज़ाम में सॉल्यूशंस पूछेंगे या फिर प्रॉब्लम्स पूछेंगे। तो प्रॉब्लम्स आते तो मैक्सिमम 5 मार्क्स में आएगी, तो 5 पॉइंट्स आपको लिखना है। अब क्या देखो, द कॉम्पिटिशन फॉर द लैंड बिटवीन नॉन एग्रीकल्चरल यूज सच एज हाउसिंग एट्सेट्रा एंड एग्रीकल्चर हैज़ रिजल्टेड इन रिडक्शन इन द नेट सोन एरिया, है ना। नेट सोन एरिया वो वाला एरिया जहाँ पे कि 1 ईयर में कितना लैंड यूज़ होता है एग्रीकल्चर के लिए, तो वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि कहीं पे इंडस्ट्रीज़ बन रही है, कहीं पर शॉप्स बन जाती है, रोड्स बन जाती है, तो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड हैज़ स्टार्टेड शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। मैंने अभी आपको बताया कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड यूज़ करने से क्या होता है कि सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है। नाउ पीरियडिक स्कैसिटी ऑफ द वाटर हैज़ लेड टू रिडक्शन इन द एरिया अंडर इरीगेशन। इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट हैज़ लेड टू द वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी जो है वो लैंड में डालते रहते हैं, फील्ड्स में डालते रहते हैं, तो उससे भी क्या होता है, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी स्टार्ट हो जाती है। अभी फिर है कि वन इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ लैंड डिग्रेडेशन, है ना, लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है क्योंकि उसकी फर्टिलिटी लूज हो जाती है। फिर नेक्स्ट है अनसस्टेनेबल पंपिंग हैज़ रिड्यूस द वाटर स्टोरेज इन द एक्विफर्स, कॉन्सिक्वेंटली मैनी वेल्स एंड ट्यूबवेल्स हैव रन ड्राई। दिस हैज़ पुश द मार्जिनल एंड द स्मॉल फार्मर्स आउट ऑफ द कल्टिवेशन। अब जो रिच फार्मर्स होते हैं उनके पास में क्या ट्यूबवेल्स वगैरह होते हैं, तो वो उससे मैक्सिमम वाटर वो यूज़ कर लेते हैं इरिगेशन के लिए, तो धीरे धीरे एक्विफर्स का लेवल क्या है, नीचे चला जाता है, और उससे मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो एग्रीकल्चर से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ ऑल्सो एक्ट एज अ डिसेंटिव टू द फार्मर्स। कई बार क्या होता है कि इनएडिक्वेट स्टोरेज हो जाता है, यानी कि एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं और फिर बाद में उसको शॉर्ट सप्लाई कर देते हैं, तो उससे भी फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दे सफ़र फ्रॉम अ डबल डिसएडवांटेज एज दे पे हाई प्राइसेस फॉर द इनपुट सच एज HYV। HYV क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, है ना, जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। देन फर्टिलाइजर्स बट लैक द बार्गेनिंग पावर टू फिक्स प्राइसेस इन दी फेवर। अब क्या है कि ये लोग क्या है कि बार्गेन कर नहीं पाते हैं और प्राइसेस को फिक्स नहीं कर पाते हैं, तब भी इनको क्या होता है, मार्केट में सेल करने में प्रॉब्लम होती है। द हायर द सप्लाई द लोअर इज़ द डिमांड। अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस फॉल हो जाएंगे। दिस कॉजेज डिस्ट्रेस सेल ऑल्सो, सो देयरफॉर देयर कैन बी नो फूड सिक्योरिटी विदाउट द सिक्योरिटी ऑफ द स्मॉल फार्मर्स। इसलिए अगर फूड सिक्योरिटी चाहिए तो हमें स्मॉल फार्मर्स को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ तक आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल जब मैं आपको पढ़ाऊँगी, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जब बनेगा वीडियो, वो होगा आपके इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द एग्रीकल्चर, और ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। इसके बाद में आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।